स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इकरा क्लासेज में। तो इस क्लास में हम लोग आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का ऑब्जेक्टिव का सेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में। क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अगर आपके कोई दोस्त भी हैं तो उनको क्लास शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। साइंस के क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, समय का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है या शक्ति का मात्रक है? तो चलिए आंसर कीजिए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अगर एसआई मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। समय का एसआई मात्रक हो जाएगा सेकेंड, जिसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। किलोग्राम का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी और शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। तो चलिए अब किलोवाट घंटा किसका एसआई मात्रक है, आंसर कीजिए। तो किलोवाट घंटा जो ये वाला मात्रक है ये किसी का ऐसा ही मात्रक नहीं है, बल्कि ये किलोवाट घंटा जो है ये एक व्यावहारिक या व्यापारिक मात्रक है। तो व्यावहारिक और व्यापारिक मात्रक के रूप में किलोवाट घंटा ऊर्जा के मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? पक्षमाभिपेशिया करता है, पुतली करता है, कॉर्निया करता है या परितारिका करता है? आंसर कौन सा हो जाएगा? पक्षमाभिपेशिया, पुतली, कॉर्निया या परितारिका? क्या आंसर हो जाएगा? अगर मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को बात करें तो ये पुतली नियंत्रित करता है, पुतली। लेकिन पुतली को कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है परितारिका। मतलब ये कि परितारिका पुतली को बड़ा और छोटा करता है तो जगह स्थान बनता है प्रकाश के अंदर जाने और आने का। तो प्रकाश का नियंत्रण जो करेगा वो पुतली करेगा, लेकिन पुतली को नियंत्रित कौन करता है? तो वो करता है परितारिका। चलिए तो दूसरा का आंसर हो गया बी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? नाभिकीय ऊर्जा स्रोत परंपरागत है, भूतापीय परंपरागत होगा, जैव मात्रा वाला परंपरागत होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय या जैव मात्रा? अगर परंपरागत और गैर परंपरागत मात्रा की बात कर ले, ऊर्जा की बात कर ले, तो जो लंबे समय तक उपयोग में लाए जा रहे और जिनके भंडार सीमित है, मतलब वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसको बस छोटे से एक लाइन से समझ सकते हैं कि ऐसा ऊर्जा जिसके यूज करने से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, तो वो सारे के सारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। या फिर अगर गैर परंपरागत का डेफिनेशन देखें तो वैसे ऊर्जा या ऊर्जा के स्रोत जो अभी अभी कुछ ही समय पहले बने हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, जो नए हैं, कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं, वो सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। इन सब से पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती, इसीलिए ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। अगर इसमें आंसर की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत से पर्यावरण को हानि होती है, भूतापीय से ही पर्यावरण को हानि होती है, लेकिन जैव मात्रा बायोमास से पर्यावरण को हानि नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोमास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4n² होता है या 3n², 2n² या फिर n²? ये सारे के सारे फॉर्मूला है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन के कक्षा की बात करें तो पहला कक्षा जो होता है उसको K कहते हैं,
दूसरा कक्षा को L, तीसरा कक्षा को M और चौथे कक्षा को N कहते हैं। तो जो K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है वो हो सकती है 2, इसका हो सकता है 8, इधर हो जाएगा 18 और इधर हो जाएगा 32 या 36 हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो अगर 2 हमको लाना है, मान लीजिए कि K हमको चाहिए, तो इस फॉर्मूला को लगा कर देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर। एन का मतलब क्या हुआ, तो ये सारे के सारे नंबर होंगे 1 2 3 और ये 4, ये सारे के सारे एन का वैल्यू रखेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई, अगर K को चेक कर रहा है तो 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 4 इकाई 4 हुआ। मतलब पहला कक्षा में 2 होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्मूला के हिसाब से 4 आ रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला गलत होगा। तो अब दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं 3n स्क्वायर का। 3n स्क्वायर का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई एन के जगह पे ये वाला 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 3 इकाई 3 हो गया, जबकि हमको आना चाहिए था 2, तो ये भी फॉर्मूला गलत हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला लगते हैं 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर रखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 है तो 1 का स्क्वायर 2 इकाई 2, तो ये वाला आ गया। अब इस पर हम टोटल चेक कर लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सबके साथ सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो 2n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना ये कक्षा नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया और 8 ही है, ठीक है। अब 2n स्क्वायर 18 के लिए लगाते हैं, तो 2 गुने का n के जगह पे 3 रखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, बिल्कुल ये भी सही बैठ रहा। अब इसके लिए लिख लेते हैं 2n स्क्वायर बराबर 2 गुने का, इसका कक्षा संख्या है 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 दूना 32, मतलब यहाँ पे 36 नहीं 32 होना चाहिए था। तो इस तरह से 2n स्क्वायर सभी के लिए फिट बैठ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो 4 का आंसर हो गया 2n स्क्वायर। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर कहता है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इथेन है। ये सब के सब एल्केन ग्रुप का सदस्य है। एल्केन, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम बात करें इसके नाम का, तो जितना कार्बन की संख्या होती है उसी हिसाब से इसका नाम भी बदल जाता है। तो जैसे कार्बन अगर 1 होगा तो उसको कहेंगे मेथ, अगर कार्बन 2 होगा तो कहेंगे एथ, 3 होगा तो कहेंगे प्रोप, 4 होगा तो कहेंगे ब्यूट, 5 होगा तो कहेंगे पेंट, वैसे ही 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ हेप्ट, 8 हुआ ऑक्ट, 9 हुआ नॉन और 10 हुआ तो डेक। तो इस तरह से चलता है। तो जो 1 नंबर का होता है वो मेथ है, इसमें का n मिल के हो जाता है मेथेन, ये हो गया मेथेन। तो पूछा था सबसे सरल यौगिक कौन सा है, तो सबसे सरल यौगिक हो जाएगा CH4 मेथेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हो जाएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो मेथेन हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे सरल यौगिक है। क्वेश्चन है कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। आंसर कीजिए कि सोडियम होगा, कॉपर होगा, लोहा होगा या एल्यूमिनियम होगा, कौन सा हो जाएगा। तो किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो वो सोडियम धातु का गलनांक सबसे कम होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि सोना की परमाणु संख्या क्या है। सोना एक ऐसी धातु है जिसमें जंग लगभग नहीं लगता है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या है। सोना की परमाणु संख्या हो जाएगा 79। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लवण है। लवण बोले तो सॉल्ट, मतलब नमक। इनमें से कौन नमक है। HCl, NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या K2SO4। ये वाला एसिड है और ये दोनों क्षार है, मतलब ये अम्ल हो गया और ये दोनों क्षार हो गया। तो बचा हुआ चीज ही हो जाएगा लवण, K2SO4। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वृक्क सहायता प्रदान करता है शोषण में, जनन में, उत्सर्जन में या पाचन में। किस चीज में वृक्क सहायता प्रदान करेगा, आंसर करें। शोषण में, जनन में, उत्सर्जन में या पाचन में। तो वृक्क से शोषण नहीं होता है, जनन नहीं होता है, उत्सर्जन हो सकता है, पाचन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। वृक्क से क्या होता है,
उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम होगा, दिन रात होगा, या फिर केवल दिन में होगा या केवल रात में होगा। आंसर कीजिए, सुबह शाम, केवल दिन में, दिन रात या केवल रात में। क्या हो जाएगा आंसर? सुबह शाम, दिन, दिन रात या फिर केवल रात में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें जो होती है वो होती है सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा ये कब निकलेगी? तो ये दिन में होती है, इसीलिए केवल दिन हो जाएगा। तो 10 का आंसर हो गया केवल दिन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, वृक्क में पाया जाएगा, मस्तिष्क में पाया जाएगा, अंडाशय में या न्यूरॉन में। तो सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाएगा न्यूरॉन में। अब क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हाथी का होगा, आदमी का होगा, चूहा का होगा या व्हेल का होगा। मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा भारी होगा उसका हृदय धड़कन सबसे कम होगा। तो व्हेल सबसे ज़्यादा भारी होता है, इसका सबसे कम होगा। इसमें जो सबसे हल्का है वही सबसे ज़्यादा बार धड़कता होगा। तो चूहा का सबसे तेज होगा और ब्लू व्हेल का सबसे कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चूहा। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा या इनमें कोई नहीं। कोशिकीय ईंधन कौन है? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, वसा है या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकीय ईंधन हम लोग कहते हैं ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन कहेंगे ग्लूकोज को। और कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिकीय ईंधन हो जाएगा ग्लूकोज। तो 13 का बी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो अगर एटीपी का फुल फॉर्म देखें तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर इसमें हम फॉस्फेट की संख्या देखें तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है? तो एक को मोनो, दो को डाई और 3 को ट्राई कहेंगे। तो इसका मतलब है कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग मतलब शरीर के भीतर से कोई सामान बाहर ना निकलता हो। त्वचा से पसीना निकलता है, वृक्क से आदमी यूरिन निकालता है, यूरिनेशन करता है, फेफड़ा के माध्यम से हम लोग श्वसन करते हैं। बचा ये अग्न्याशय, अग्न्याशय के माध्यम से हम लोग शरीर के बाहर कुछ भी नहीं निकालते हैं। तो ये उत्सर्जी अंग नहीं होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? एड्रिनल, थायराइड, पीनियल या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए इसको। एड्रिनल, थायराइड, पीनियल या इनमें कोई नहीं। एड्रिनल, थायराइड, पीनियल या इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा होना चाहिए था। जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। अच्छा, पौधे जो श्वसन करते हैं, पौधों का श्वसन अंग कौन सा है? आंसर कीजिए। तो पौधों का श्वसन अंग कौन सा है? पौधों का श्वसन अंग कौन सा है? तो पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। 17 का आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। और पौधों का श्वसन अंग कहलाता है यही स्टोमाटा। इसी स्टोमाटा से पौधे श्वसन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बाघ उपभोक्ता है किस स्तर का?
अगर खाने पीने की बात की जाए तो इसमें जो सबसे नीचे होता है उसको कहते हैं उत्पादक, और इसके बाद जो होता है उसको कहेंगे प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता, उसके बाद होगा द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद होगा तृतीयक उपभोक्ता। तो जो उत्पादक होता है इसमें पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे। उसके बाद इसमें आएगा शाकाहारी, उसके बाद आएगा निम्न मांसाहारी, मांसाहारी। उसके बाद आएगा उच्च मांसाहारी। तो इसमें देखिए बाघ किस प्रकार का मांसाहारी जीव है, क्या यह निम्न मांसाहारी है या उच्च मांसाहारी है? बाघ उच्च मांसाहारी है, इसीलिए बाघ आएगा तृतीय पोषी स्तर में। पेड़ पौधे उत्पादक बनते हैं, शाकाहारी जो भी घास फूस खाता है उसको प्रथम उत्पादक कहेंगे, और जो थोड़ा बहुत मांस खाता है उसको कहेंगे द्वितीयक, और जो काफ़ी ज़्यादा मांस खाता है उसको कहेंगे तृतीयक। अब है क्वेश्चन नंबर 19, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव, जो इस धरती के ऊपर मानव का उद्भव स्थान माना जाता है वो माना जाता है अफ्रीका। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मानव के सभ्यता का, मानवीय सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ? मानवीय सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ? ऐसे तो मानव का उद्भव स्थान हो गया अफ्रीका, लेकिन मानवीय सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ? तो मानवीय सभ्यता का उद्भव माना जाता है एशिया। सभ्यता का उद्भव एशिया, मानव का उद्भव अफ्रीका। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है किसमें? कोलिन में पाया जाएगा, ग्रास नली में पाया जाएगा, आग्नेयाशय में पाया जाएगा, या फिर छोटी आंत में? क्रमाकुंचन होता क्या है? तो ये इस प्रकार की एक नली होती है, इसी नली में भोजन यहाँ पर आकर के ऐसे करके स्टे करता है, रुक जाता है, फिर यहाँ से घिसक करके यहाँ आएगी, यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, फिर यहाँ से घिसक कर यहाँ आ जाएगी और इधर आकर के रुक जाएगा। और ये आने और जाने के क्रम में ये वाला पिचकता है और ये वाला खुलता है, इसी क्रिया को कहा जाता है क्रमाकुंचन। पहले तो शीतलन संकुचन कहा गया, और शीतलन संकुचन दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को कहा जाता है क्रमाकुंचन। तो ये जो आकृति है ये है किसकी? तो ये है ग्रास नली की। तो क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है किसमें? ग्रास नली में। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है कबूतर में, तितली में, मनुष्य में या बिल्ली में? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में या बिल्ली में? चलिए सोचिए और आंसर कीजिए। कबूतर, तितली, मनुष्य या बिल्ली? तो इसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाएगा तितली में। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होगा? वसा होगा, हार्मोन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा? आंसर कीजिए। और एक और आंसर दीजिए कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ही रक्त शरीर के हर अंग तक पहुंचता है, और जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने दिया। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या क्या है? क्योंकि मानव में अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है।
23 जोड़ी का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। और मानव में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम, और एक जिन्हें लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है और लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम जो होता है वो एक जैसा ही पाया जाता है, मतलब ऑटोसोम एक्स एक्स सभी में पाए जाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उससे फर्क नहीं पड़ता। लिंग क्रोमोसोम में चेंजिंग होती है कि लड़का में एक्स वाई हो जाता है और लड़की में एक्स एक्स ही रह जाता है। तो लिंग क्रोमोसोम एक बदल जाता है, ऑटोसोम की संख्या सेम होती है। तो ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी मतलब 2, और बचा 22 जोड़ी वो ऑटोसोम होता है। तो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी है, 22। अब क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है। अगर दृश्य प्रकाश का बात करें, दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश को हम लोग कहते हैं विजिबल रे, विजिबल रे जो दिखता है, विजिबल रेज, विजिबल रे जिसे हम देख पाते हैं। सूर्य की किरणों में बहुत सारी किरणें होती हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इन्हीं को देख पाते हैं, और ये टोटल 7 होते हैं, इसको कहते हैं विबग्योर। और जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य रखता है वो लाल रंग रेड का होता है, और सबसे कम जिसका तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है बैंगनी वॉयलेट का। तो इसमें क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावी रंग कौन सा है, तो सबसे प्रभावी रंग हो जाएगा लाल। तो 24 का आंसर हो जाएगा लाल। अब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि ये जो पवन चक्की होती है इसके भीतर में, मतलब ऊपर में इस प्रकार से लगे होते हैं चक्री, और ये चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूमते रहता है। तो इसको घुमाने के लिए हवा की गति, स्पीड की ज़रूरत होती है। तो हवा की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 1500, 150, 15 या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर में, डीसी में, सूक्ष्मदर्शी में, या इनमें कोई नहीं। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है किसमें, तो ये प्रयुक्त होता है डीसी में, डीसी मोटर में इसका यूज किया जाता है। अब 27 नंबर कहता है कि धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण को गति पर आश्रित करता है। धात्विक, मान लीजिए कि ये एक धातु है, धातु के भीतर में कण है, क्योंकि कण धातु में बहुत ही ज़्यादा करीब करीब होते हैं। अगर करीब करीब नहीं होगा तो वो वस्तु धातु नहीं बनेगी या धातु नहीं कहलाएगी, इसीलिए उसका कण बहुत ही करीब करीब होता है। तो वही कह रहा है कि अंदर कण को जो गति पर आश्रित होती है, किस कण को गति मिलती है। तो कण जो होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस कण को गति मिलती है, तो इसमें जो आप जानते हो, पढ़ते हो कि किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा जब प्रवाह होता है तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 28, बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। वो जो आजकल कुकर नहीं आ गया, सोलर कुकर, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर के बारे में बात की जा रही है कि ये जो भीतर में कांच वाला ढक्कन रहता है वो काहे यूज किया जाता है। यह देखने के लिए कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है कि नहीं पक रहा है, मतलब इसके ऊपर हम कांच इसलिए रखते हैं ताकि हम ऊपर से देख सके कि पक रहा है कि नहीं पक रहा है। विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोका जाता है, या बॉक्स के भीतर धूल कण को जाने से रोकने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगर पहला वाला यूज करना हो देखने के लिए, अगर तो ढक्कन भी लगा कर यूज कर सकते हैं, ढक्कन इसे उलट उलट करके देख लेंगे कि पक रहा है कि नहीं। अगर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बॉक्स के भीतर धूल कण नहीं जाने के लिए, तो कोई भी प्रकार का हम ढक्कन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि होने से रोकने के लिए। तो 28 का आंसर हो जाएगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है घरेलू
वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। चूँकि अगर बात करें कि घर में जो बिजली आती है उसका यूज़ तो हम लोग करते हैं तो 220 वोल्ट का करते हैं, कि मतलब अधिकतम 220 वोल्ट होता है। तो इसमें जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 220 वोल्ट और 50 हर्ज की होती है। हम लोग जो घर में बिजली का इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट और 50 हर्ज का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ज। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग फिर से 31 से शुरू करेंगे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आंसर कीजिए, तारपीन का, बेंजीन का, पानी का या फिर केरोसिन का। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तारपीन, बेंजीन, पानी या केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। पानी का अपवर्तनांक इन दिए गए में सबसे कम होता है। तो चलिए आज के लिए क्लास इतना ही ख़त्म करते हैं आज, फिर अगला क्लास चलेगा 31 नंबर क्वेश्चन से।